बोलिए, बोलो। कुमकुम है क्या? कौन है? बताओ।
पहला आंसर सुजैन बुक का ही है CAO और इसकी रिएक्शन क्या होगी? अंशुप्रिया अच्छी बात है। दिशिता बोलो। H2 gives ये बुक की है तो CAO में जब वाटर डाला जाता है तो ये क्या बना देता है? दैट इज और हीट भी देगा। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या स्लेकेट लाइम भी कह सकते हैं क्योंकि नीचे मिल्क ऑफ लाइम है और ऊपर लाइम वाटर। ढीला चूना, स्लेकेट का मतलब ढीला चूना। जब मिलाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा? यही चूना ढीला हो जाएगा। तो ये एक्टिव लाइम है या क्विक लाइम है। इसका क्या नाम है? क्विक लाइम। क्विक लाइम का दूसरा नाम क्या है? एक्टिव लाइम या फिर इसे क्या कह सकते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। यही H है। और जब इसको ही करेंगे तो क्या बनेगा? स्लेकेट लाइम। जब चूने में पानी डालेंगे तो पहले बॉइल करेगा फिर नीचे ये सब चूना बैठ जाएगा और 0.1% ही वाटर में सॉल्युबल होगा। जो ऊपर बचेगा उसको क्या कहेंगे? लाइम वाटर, जो हमने आपको कई बार दिखा दिया है। और जो नीचे उसे क्या कहेंगे? मिल्क ऑफ
लाइन, और पूरे को क्या कहेंगे? स्लेटेड। समझ में आ रही बात कि नहीं? पूरा चूना नहीं होता, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, ये आंशिक रूप से इसमें घुलनशील है, ठीक है। तो इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि निशिता ने बताया ना। दिस शाइनी ब्राउन सब्सटेंस रिया व्हेन केप्ट ओवर फ्लेम, बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सही। सो CU की जब इससे रिएक्शन की जाएगी तो CuO बनेगा। ये ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड का नाम क्या है? रिया, इसका नाम बताओ ना। ठीक है, बेटर है कि कॉपर 2 ऑक्साइड लिखा। इसे स्टॉक नोटेशन पे रोमन में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और ये क्या है? ब्लैक ब्राउन शाइनी ब्राउन मेटल एलिमेंट है। तो एलिमेंट में तो मेटल, नॉन मेटल में मेटलॉइड होते हैं, तो मेटल हो सकता है। और ये हीटर है, तो हीटर का साइन बना दो, हीट तो कर रहा है ना। ओके, नाउ ताशी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बुक की एक्सरसाइज का सवाल है, कल भी दिया था। अरे तुम तो बोलो। सही। तो जब कॉपर में AgNO3 इसको ऐड करेगा, तुम लीस्ट इंटरेस्टेड हो क्या 10th में? 11th में मोस्ट इंटरेस्टेड है, 11th जाना चाहती हो ना। तो आप क्या बताए, रिपीट करो ताकि हम भूल गए थोड़ा। CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag, इसको सिल्वर के मेटलर्जी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, चांदी के धात्विक निष्कर्षण में इस विधि का उपयोग किया जाता है। कहीं पर भी जानते हो, वो देखोगे अफगानिस्तान में बहुत बड़ा कुआं है, झील है, सिल्वर नाइट्रेट में लोग कॉपर का वायर डालते हैं, चांदी निकाल कर लाते हैं, उनकी चांदी चांदी हो गई, कुछ नहीं, उनको डिस्प्लेसमेंट मेथड, कॉपर डाला चांदी निकाला, देखो कितना अच्छा। तुमको कुछ नहीं करना है, सिल्वर नाइट्रेट की झील में एक तार लेके जाओ, तांबे का डाल दो, अपने आप डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ज़्यादा देर बैठे रहोगे ज़्यादा चांदी, है कि नहीं। तो इसका कलर क्या से क्या चेंज हो गया था आशी? बोलो दिव्या। कलरलेस होता है ना, दिखाया भी है कलरलेस है। कलरलेस से कैसा हो जाएगा बोलो? ब्लू हो जाएगा। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ 2 कर दिया और यहाँ भी 2। जैसे सिल्वर ट्री ग्रो होता है, वीडियो याद है कि नहीं? उसमें ब्राउन ऐसे ऐसे कॉपर डाल लेते हैं, खूब उसमें आ जाता है, नहीं आता? वही चीज होती है। ओके, that is a silver kind of tree is growing over it. Displacement of silver using copper. Displacement of silver using copper. देखो ऐसा कुछ होता होगा, ये पहले भी दिखाया गया है, ये कलरलेस सॉल्यूशन है, और जब
कॉपर वायर है, उसको थोड़ा शेप में बना लिया क्योंकि क्रिसमस आने वाला था, तो क्रिसमस ट्री की तरह बना लिया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो सिल्वर नाइट्रेट लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट में कलर कैसा है, कॉपर सोल्यूशन में चला जाएगा क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसे ही रिएक्शन वहां दिखाई गई है, और धीरे धीरे सिल्वर इसके ऊपर जमा होता जाएगा एंड इट लुक्स फाइन। ये थोड़ी स्पीड में दिखाई गई है रिएक्शन, धीरे धीरे सिल्वर उतर रहा है और सोल्यूशन का कलर भी देखिए, क्या ये धीरे धीरे ब्लू होता जा रहा है, और ये सारा सिल्वर इसमें आ गया। सोल्यूशन का कलर उतना चेंज नहीं हुआ है लेकिन होना चाहिए, थोड़ा हुआ है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से दिस इज सिल्वर ट्री। ओके, अगला अर्चिता, नाउ फोर्थ का आंसर दो। फोर्थ वाले में आयरन Fe फिर आयरन मतलब खाने का भी याद। अच्छी बात है। गरिमा, कुछ तो कमेंट करो, बैठने से क्या होगा, अटेंडेंस थोड़ी देने आई हो। ऋषु बोलो। तनिष, मयंक, सही। तो लाइट ग्रीन क्या है, FeSO4, तो बट हीटेड इट टर्न्स व्हाइट। ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया, जैसा कि 7H2 क्योंकि लाइट ग्रीन कलर का है, तो इसमें भी जो हमारे में सेकंड में रखा है, देखो लाइट ग्रीन का है, 5वें 6ठे नंबर पे लाइट ग्रीन दिख रहा है, वो FeSO4 का की तरीके, ठीक है, वही चीज़ होती साहब। तो इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 7। कभी भी जब गर्म करोगे तो क्रिस्टल बनाने के लिए वाटर चाहिए उसमें, लेकिन जब इसको हीट किया जाएगा देन इट लूजेज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये 7H2 का छोड़ देगा। यही यहाँ पर भी दिखाया गया है, इवन ब्लू कलर कॉपर सल्फेट इज हीटेड इट टर्न्स व्हाइट, तो वो अपने 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन छोड़ देगा, 5H2 होता है कि नहीं। और इसमें बोलो, इसका नाम क्या है बताओ, हरा कसीस, ग्रीन विट्रॉल, और कॉपर सल्फेट का क्या नाम है, नीला कसीस, ब्लू विट्रॉल। बाजार में जाओगे तो नीला कसीस बोलना पड़ेगा क्योंकि वो जोधपुर है, यहाँ पे लोग समझते नहीं हैं, और वैसे भी वर्ड ये इंडिया वाइड तो चलता ही है ये नाम। तो इसका क्या नाम है, और कसीस किसको कहते हैं, जो कसैला होता है, विट्रॉल, H2SO4। H2SO4, जब H2SO4 के साथ किसका ट्रीटमेंट कर दिया, कॉपर का, तो बन गया नीला कसीस, इसको कहते हैं विट्रॉल। विट्रॉल का मतलब है जो विट्रियस है, जो खट्टा है, और अगर खट्टा है, विट्रियस का क्या मतलब है, इट इज सोर इन टेस्ट। ओके, तो इसलिए इसका नाम विट्रॉल भी है, ये विट्रियस भी है और ऑयली भी। जब H2SO4 या तेजाब है जो बैटरी में पड़ता है, या कई जगह टॉयलेट क्लीनर की जगह जगह बिकता है, उसका जो कंसनट्रेटेड फॉर्म है वो ऑयली होता है। कैसा होगा, तो इसके नाम में ऑयल भी आएगा। अगर विट्रॉल वर्ड करके भी क्वेश्चन आया तो पकड़ लेना H2SO4 है, ये नहीं कि सोचो विट्रॉल तो हमें बताया नहीं गया। विट्रॉल सबको नाम पता है, मम्मी पापा को भी पता है कि विट्रॉल होता है। तो इस चीज़ को विट्रॉल कहते हैं, इसको कसीस कहते हैं क्योंकि ये कसैला होता है, खट्टा, जैसे नींबू कसैला होता है। इसमें Cu मिल गया तो क्या बन गया बोलो, CuSO4, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ब्लू विट्रॉल। इसका क्या नाम पड़ गया, ब्लू विट्रॉल। और इसी H2SO4 में अगर Fe मिल गया तो क्या बन गया, इसका क्या नाम पड़ गया, ग्रीन विट्रॉल। अभी ये ग्रीन नहीं है, ये नेसेसरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लेगा तब ग्रीन बनेगा। अभी है ग्रीन, ये भी अभी ये वाइट है। अगर इसको 5 वाटर मॉलिक्यूल मिल जाए तब इसका कैसा कलर होगा, और अगर इसमें से निकल जाए बार बार इसको, इसकी जब मैं लाइट जलाता हूँ, ये जो मेरा ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर लाइट जलाने की वजह से इसका पानी उड़ जाता है। अब इसमें देखो 5H2O होना चाहिए, लेकिन बार बार फिर पानी के छींटे डालने पड़ते हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे ये कैसा कॉपर सल्फेट दिखाने व्हाइट कलर का। बच्चों को 9th और 8th के बच्चों को तो नहीं पता है ना, वो तो कॉपर सल्फेट को ब्लू ही मानते हैं, तो बार बार फिर इसलिए मैं इसकी लाइट ही बंद कर दी। हमारे 2-3 साल्ट ऐसे थे जो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या कर देते थे, छोड़ देते थे, तो वो फिर उतनी जल्दी तो वाटर डिसिमिनेट नहीं होगा ना पूरे में, तो इसलिए फिर मैंने इसकी लाइट नहीं जलाता हूँ क्योंकि हीट तो निकलती है। So whenever such salt which uses water of crystallization to get crystallized are heated,
दे लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड बिकम्स पाउडरी। वे अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? नेसेसरी वाटर मॉलिक्यूल नीडेड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें जो आयनिक कंपाउंड का आयनिक फार्मूला होता है वो जितना यूज करता है दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब हम मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे तो लास्ट पेज में इसकी काफ़ी चर्चा की गई है, अलग से हेडिंग भी दी गई है, लेकिन पूछा तब भी जाता है। ओके, तो ये इसका 7 है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ इसमें बताओ, अगर इसको हीट किया तो मयंक क्या होगा? बोलो, आप बोलो, दिव्या बोलो, अर्शिता। हाँ, Fe2O3 वही तो वो सभी बोल रहे थे, तुम आप बता रहे। ये वाइट साल्ट बना देगा, तो सबसे पहले इसका क्या काम है बताओ? ये क्रिस्ट, वो भी बताएंगे। यहाँ जो लिखा उसी क्रम में करो ना। इट फर्स्ट इट टर्न्स वाइट, तो सबसे पहले ये क्या करेगा? ऐसा करके भी हमने दिखाया, तो पहले वाइट ही होता था। तो सबसे पहले वो क्या करेगा बताओ? अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या करेगा? छोड़ देगा, तो पानी उड़ जाएगा उसमें, वो टेस्ट ट्यूब के किनारे किनारे पहुंच जाएगा वाटर। ठीक है कि नहीं? उड़ जाएगा। और फिर अगर वाटर पे ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तभी उस आयनिक कंपाउंड का कलर है। तो अब रिया इसका कलर किससे किस में बदल जाएगा? सही है, तो ये ग्रीन था, ये लाइट ग्रीन था, और इसका कलर क्या बन गया? वाइट। इसका निकनेम क्या है? इसका केमिकल नेम क्या है? हेप्टाहाइड्रेट नहीं बोलोगी? 7 है ना। इसका क्या नाम है? और केमिकल नेम? अभिषेक पूरा बोलो। कॉपर सल्फेट नहीं बोलोगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। दिव्या इसका केमिकल नेम बोलो। हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, मोनोहाइड्रेट, बाईहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, हेक्साहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, ऑक्टाहाइड्रेट, नोनाहाइड्रेट एंड डेकाहाइड्रेट। तो 7 वाले को क्या कहोगी? हेप्टा। 5 को क्या कहोगी? और 1 होगा तो सही है। अब तुम्हें इतनी बात पता चल गई। तो दैट इज आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो इसमें मतलब अब आगे की जो बात है वो त्रिशु बताने जा रहे हैं। दैट इज FeSO4। जब इसको टेस्ट ट्यूब में हीट किया गया, बुक में इसका फिगर दिया है, अब वो हाथ से ऐसे ऐसे जो उसकी वेपर से वो हटा भी रहा है, तो फिर क्या बनेगा बताओ? Fe2O3 Fe2O3 प्लस SO2 SO2 प्लस SO3। SO3। ये गैसेस एसिडिक गैस हैं। बताओ, बोलो, ये एसिडिक क्यों कही गई? ये बहुत अच्छा होता है। देखो कितना क्लियरली इन्होंने बताया। सर अगर आप SO3 में H2O डाल दें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ही बन जाएगा। जोड़ के देख लो, H2SO4। तो चूंकि ये हमारे नॉस्ट्रिल में पानी भरा हुआ है, पानी तो ही है, अगर ये फ्लेम आती है इसकी फ्यूम्स, तो नाक के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तेजाब, चेहरे पे तेजाब छोड़ जाता है तो पूरा कैसा झुलस जाता है, तो नाक का क्या हाल होता है? यार सीधा तेजाब बन गया। इसी तरीके से SO2 को भी अगर पानी में डाल दिया जाए, देख लो, तो H2SO3, तासी इसका क्या नाम है? बोलो, या दूसरा नाम? दिव्या बताओ। सल्फ्यूरस एसिड। कम है तो अस, ज्यादा है तो सल्फ्यूरिक। रिक इक अस, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। इसका सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं, पानी डाल दो तो सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह देते हैं HCl को,
पानी डाल दो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताया था कि नहीं पिछली क्लास में, इसको हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे, लेकिन प्योर है तो हाइड्रोजन सल्फेट कहना। अब तुमने अगर वहाँ बोल दिया कि हमको सल्फ्यूरिक एसिड दे दो, तो दुकानदार ने घपला किया, पीछे जाकर बोला पानी डाल के दो इसको, सल्फ्यूरिक एसिड मांग रहा है, पतला करके दे देगा, पैसा भी लूट लेगा। तो वहाँ जाना तो क्या मांगना, हाइड्रोजन सल्फेट दो, और घर में पानी मिला लेना, सल्फ्यूरिक एसिड तो खुद बना सकती हो, पानी सस्ता है, सही है कि नहीं। तो अब ये इन दोनों के नाम बताओ लिए जरा, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। और केमिकल नाम बताओ। हाइड्रोजन सल्फाइड, बता नहीं पा रहे, सुप्रिया बोलो। हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड। या फिर इनको ये नहीं पता होगा कि SO4 2- सल्फेट आयन है और SO3 2- सल्फाइड आयन है। अब मैं ऐसा एंटीसिपेट कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि नहीं, कि पता है कि नहीं, पता नहीं है, हो सकता है ना पता हो। तो ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड है क्या, और ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट। इतनी बात समझ आ गई। तो हाइड्रोजन सल्फेट है, नाइट्रोजन सल्फाइड। तो अब तुम्हें ये पता चल गया कि ये गैसेस कैसे एसिडिक हैं, क्योंकि पानी मिला देने पे H+ आयन छोड़ देती हैं, इसलिए एसिडिक गैसेस हैं। और इसका कलर क्या हो गया, रेड ब्राउन। तनिष इसका क्या नाम है, कॉपी भी क्यों खोले, बुक से लोग तो सारी पूरी क्लास बुक से रेफर कर रहे, तुम तो बुक भी नहीं निकाले। सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। ये ठीक बताते हैं, ये पूरा पढ़ लिख के आई है आजकल, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। फेरिक ऑक्साइड है, तो यह आयरन 3 ऑक्साइड दे देना, इसकी 3 की वैलेंसी जरा चेक करो, Fe और O में अगर 3 की और 2 की हो, इसकी वैलेंसी इसको दे दिया करो, इसकी वाली इसकी होती है, तो क्या 3 की नहीं है, तो इसे क्या बोल सकते हो, आयरन 3 ऑक्साइड, है ना। ऐसा भी कर सकते हो Fe3+ और O2- Fe2, ये चीज यहाँ आ जाती है, यहाँ सही है। तो दूसरा नाम क्या हो गया बताइए, फिर से देखो, FeO और Fe2O3 दोनों का नाम बताओ, निकनेम रिया, ये क्या है, आयरन ऑक्साइड। और ये दिव्या बोलो, फेरस ऑक्साइड और फेरस, क्योंकि जब कम हो चार्ज तो अस, ज्यादा हो चार्ज तो इक। इस पर कितना चार्ज है बोलो, और इस पर कितना है, तो कम है तो क्या बोलेंगे बोलो, फेरस ऑक्साइड, और इसे क्या कहेंगे बोलो, फेरिक। इतनी बात समझ आ गई। अगर समझ में आ गई एरिया, तो मुझे प्लम्बस क्लोराइड और प्लम्बिक क्लोराइड का फार्मूला बताओ। अभिषेक, हमें ओ से नहीं, हम तो क्लोराइड बोल रहे हैं, हमें क्या लेना देना, ऑक्साइड थोड़ी कुछ। Cl2 हाँ, प्लम्बिक क्लोराइड PbCl3 2 और 4 होता है, ठीक है। तो क्या बताया, PbCl2, तो ये 2 का चार्ज है, ये यहाँ आता है, वो 1 वहाँ चला जाएगा। और ये देखो PbCl4, so that is PbCl2। इन दोनों का नाम बताओ ताशी, इसका क्या है, पकड़ भी नहीं पा रही अपने सहपाठियों को, बोलो। प्लम्बस, प्लम्बस को लेड कहते हैं, ठीक है, इसका लैटिन नेम है। और जब ज्यादा चार्ज है तो क्या कहा बोलो, प्लम्बिक इक होगा ज्यादा में, क्लोराइड, बोलो बात सही है। इतनी बात समझ आ गई। इसको अगर रिया बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको फेरस सल्फेट बोलेंगे कि फेरिक सल्फेट, ये नाम बुक में भी दिया है, बोलो। फेरस सल्फेट, ध्यान दीजिए, जो Fe है
अगर FeSO4 की बात की जा रही तो इस पे 2 - 2 प्लस, और Fe2SO4 होल थ्राइस की बात की जा रही है तो 3 इस पे आएगा, 2 इस पे। इसका अर्चिता नाम क्या है? सल्फ्यूरिक सल्फेट इसका फेरस सल्फेट इन दोनों का नाम बताओ। सल्फ्यूरिक ऑक्साइड सीरियली बताया करो, नीचे से ऊपर चलेगी, ऊपर से नीचे। ऊपर वाला फेरस ऑक्साइड, नीचे वाला फेरिक ऑक्साइड। स्टेनस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड 2 और 4 की वैलेंसी बोलो। अच्छी बात है, बोलो। हाँ ठीक है। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड। वो तो होती नहीं, 9 से पढ़ती आ रही हो वैलेंसी ऐसी की 2 और 3 है। हाँ, फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, FeCl, नंबस क्लोराइड और क्लम्बिक क्लोराइड। अगर PV का तो 4 लिख रहा तो 3 भी ठीक है, जानकार से किसी से पढ़ रहे हो, समझ में आ गया। अब तुम मुझे फार्मूला बताओ ग्रीन विट्रॉल का। फार्मूला बताइए, वो तो तुम नाम बता। ठीक है। ब्लू विट्रॉल नहीं, पकड़ नहीं पाए। ग्रीन विट्रॉल, अर्शिता। अच्छी बात। सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट। क्या बता नहीं रहे, ऑडिबल होता है। सिल्वर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट और कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट नहीं पता, CO2 की वैलेंसी लगती है, नाइट्रेट की वैलेंसी तो पता होनी चाहिए। चलो, तो सेकंड समझ में आ गया। अब सेकंड को बैलेंस करना है, यहाँ 2 ऐसे हैं तो यहाँ पर 2 लगा दिया जाए, Fe2 हो गया। अब देखो 8 है तो क्या 8 हो गए, 3 3 6 2, सही है, तो इस तरीके से हो गया। आगे देखो, नाउ नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। मयंक बोलो। White color compound is heated in test tube, it turns yellow and releases brown colored gas. PbNO3 whole twice PbO plus NO2 plus O2. ये कराया जा चुका है। PbNO3 होल ट्वाइस, अगर इसे हीट किया गया, हीट लिखा था कि नहीं उसमें? अगर हीट का डेल्टा का साइन बना देना, हीट नहीं लिखा था क्या? हीट का। चलो, तो अब इसमें PbO, यही PbO ही लिथार्ज है या लेड ऑक्साइड है, ठीक है, चीज़ों को शाइन कराने के काम में आता है। और NO2 प्लस O2, तो ये है लेड ऑक्साइड या लेड 2 ऑक्साइड, क्योंकि अभी तुमको बताया हमने 2 और 4 की वैलेंसी होती है। अगर तुम किसी को लेड ऑक्साइड बता दोगे तो PbO2 भी लिख देगा, उसको तुमने बताया तो नहीं, और तो वो सोचेगा पता नहीं दिव्या ने 2 बोली होगी कि 4 बोली होगी, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तुमने उसको हिंट तो दिया नहीं। तो अगर मान लीजिए ये है तो PbO है तो लेड 2 ऑक्साइड है, और ये होगा तब क्या होगा बोलो? तो इनका क्या होगा? 2:1 है, PbO2 हो जाएगा कि नहीं?
तो लेड 4 ऑक्साइड बोलना है, या फिर प्लम्बस ऑक्साइड और प्लम्बिक ऑक्साइड, कुछ तो उसको हिंट देना पड़ेगा कि नहीं। दोनों में खूब खूब चलन में है, ठीक है। तो दैट इज लेड 2 ऑक्साइड, और इसका कलर क्या है, येलो। ये ऊपर पाउडर रखा है, जो छोटी डिब्बियाँ, इसी में 5वां छठा जो येलो, हल्के येलो कलर का दिखा देंगे। ये ब्राउन कलर जैसे कल किसने बताया था, अच्छा बताया दिव्या ने बताया। और ये लेड नाइट्रेट है, ये वाइट पाउडर। अर्चिता इसको बैलेंस करो विदाउट बुक को रिफर किए हुए। सर इसमें ऑक्सीजन की इधर 5 है, उधर 6 है, तो उधर 2। अब तक तो याद हो गया होगा इतना करे। मयंक बताओ जरा बिना बुक को देखे। 2 PbNO2 plus 2 PbO plus 4 NO2 सही। और 2, 2 और 4। 6th क्वेश्चन देखो। When a white colored compound is kept in sunlight, it turns gray, Abhishek, and releases light color, yellow colored gas. Write the reaction and name the type of reaction. AgCl हाँ, AgCl है, ये व्हाइट कलर का है, और Ag और प्लस Cl2 बनेगा। ये लाइट येलो कलर की गैस होती है, क्लोरीन गैस, कई बार दिखाई भी है, फेमिनराइज कराइए। लाइट येलो कलर, हल्का पीला रंग होता है, ये लाइट येलो गैस। और ये वाइट पाउडर जो कि किस में बदल गया, ग्रे कलर में बदल गया, सिल्वर काला हो गया, और दैट इज सनलाइट। तो ये किस तरीके की रिएक्शन है अरविंद, उत्कर्ष, कौन सी? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगला देखो। नाउ 7th क्वेश्चन, अरविंद। सर 6th क्वेश्चन में बैलेंस नहीं करनी चाहिए। बैलेंस करो, पूरा करो, बैलेंस तो करना ही चाहिए। बोलो, देर लगा रहे, अभी बताया था, बोलो उत्कर्ष। उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर लगाती है। वो सब हमें पता नहीं, इतनी जाने। चंद्रशेखर 7th बोलो। नमन, अंशुप्रिया, सर क्योंकि उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो चली जाता है। हाँ उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो पूरा बताओ, फिर रिएक्शन बता दो। अंशुप्रिया, सुजैन, दिशिता, और तीनों बोलती हो, रिया, राशि, दिव्या। अच्छी बात, तो बहुत तेज हो गई। CuSO4.5H2O gives CuSO4 plus 5H2O। इसको हीट किया, इसका कलर कैसा हो गया भाई? कितनी कहानी तुमको इसीलिए सुनाई थी, उसको रख देते हैं तो ये पड़ जाता है, वे एंटीसिपेट नहीं कर पा रहे। ये ब्लू विट्रॉल है, नीला कशीस, इसी को नीला थोथा भी कबीरदास जी ने कहा है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गई रहे, थोथा दे ही उड़ाए। इसी का नाम नीला थोथा है। बाहर जाओगे, ये बगल वाली दुकान है, पंसारी की दुकान में, तो नीला थोथा करके खरीदना 10 रुपए का, वही पट्टी दे दे। जहरीला होता है, इसको लेही में गोंद में मिला दो तो चूहे मर जाएंगे, किताब नहीं खा पाएंगे। चलो अगला देखो। इफ marble powder or chalk is heated directly over the flame, its mass decreases. Arshita, CaCO3 तो जब हम हीट करेंगे तो
बहुत बड़ी बात कही। CaCO3 यही मार्बल पाउडर है और इसको 2000 केल्विन पे करना है, इसके इतने पे डिकम्पोज होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा? अच्छा तुमको जानकारी है। और इस रिएक्शन का टाइप बताओ। सर थर्मल डिकम्पोजिशन। इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर ठीक ठीक से करोगे तो छोटे पेज पे हो जाएगा। ये लो, सर फर्स्ट वाला जो वाइट वॉशिंग है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड गाढ़ से चूना फट जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट जो इस पे हो गया वो है कार्बोनेट। कार्बोनेट 5 दिन बाद बनता है जब CO2 से मिलता है, तो अब इस पे चूने पे ऐसी चमक आती है, मान लो मार्बल है। तुम्हारे घर में चमक कब आती है? जब 4-5 दिन में CO2 सोखता है, तब CaCO3 बनता है। नहीं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनता है, तब तक भी चमक नहीं आती। चूने का घर 4 दिन बाद चमकता है। ये लो, चलो तो पहला है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल फॉर्म में। जो हम खाना खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन भी कहते हैं। हाँ? तो हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स ना, हेट्रोट्रोप्स, एक ऑटोट्रोप्स और दूसरा क्या? हेट्रोट्रोप्स। अगला देखिए, हेट्रोट्रोप्स लिखा जाए। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? एनिमल्स आ जाएगा, फंगी आ जाएगा। ओके, कौन कौन आ जाएंगे? 5 तरीके का ऑर्गेनिज्म बताए हैं। दैट इज प्रोकैरियोट्स, दैट इज मोनेरा। फिर उसके बाद कौन कौन से आते हैं? दैट इज यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, प्रोटोजोआ। और फिर उसके बाद प्लांटे, एनिमल्स एंड फंगी। तो मेनली एनिमल एंड फंगी आर डूइंग सच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, आप ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फंगी भी तो ब्रेक डाउन करते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। नेम द सेल ऑर्गेनेल्स इन विच ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट। तो पाइरूवेट को टूटना कहाँ होता है? पाइरूवेट, अच्छा ये बताओ, ग्लूकोज से पाइरूवेट अरविंद कहाँ बनता है? ये सही बताना। जैसा कि उन्होंने बताया कि साइटोप्लाज्म में बनता है, तो इट इज ऑलवेज उत्कर्ष विच कम्स फॉर अवर हेड। तो ये चीज सेल हो गई, ठीक है। यहाँ से जब ग्लूकोज एंटर किया तो ग्लूकोज यहाँ से किसमें टूट गया बताइए? पाइरूवेट में। अब पाइरूवेट इसके अंदर गया तो वो किसमें टूटा? CO2 वाटर एंड एनर्जी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। सो इन आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो ग्लूकोज, अभी बता रहा हूँ, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट, ठीक है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो जब ग्लूकोज है, इसका क्या फार्मूला है? C6H12O6। अब जब ये टूटा, ये कहाँ टूटा? यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? जैसा उत्कर्ष ने बताया, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में टूट गया तो 2 कार्बन मॉलिक्यूल बने। इनका फार्मूला देखें पाइरूवेट का, थोड़ा सा आगे काम आएगा।
स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ पाइरुवेट। तो अब ये देखिए, तो इसमें क्या होता है कि COOH, एक तरफ COOH और एक तरफ ये, और फिर दूसरी तरफ क्या है CH3, और आसान करना है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल, दिस इज ऐसे दो मॉलिक्यूल बनेंगे। ओके, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, चलिए ठीक है, ऐसे याद करके ये OH बन जाएगा तो लैक्टिक एसिड H और OH लग जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा, तो यही लैक्टिक एसिड है। अब इसके आगे ये आगे टूटा, तो ये कहाँ टूटा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इट गिव्स अस CO2 प्लस वाटर। तो ये समझ लें कि दैट इज प्लस एनर्जी देगा तो 6 है, तो ये 2 के क्या देगा 6 ये दे देगा, जितने ये हैं तो ये दे देगा, और एनर्जी में क्या हो जाएगा 38 ATP। Now, why it is advised to use iodized salt? So that is thyroid gland, जो हम लोगों के, ठीक है, नेक में ग्लैंड है, तो नेक में जो भी ग्लैंड है इट इज फाउंड एज, ये तितली के आकार की ग्लैंड है, दैट इज थायराइड। और इसके अंदर ये जो है ये पैराथायराइड है, ये जो 4 डॉट्स हैं ये पैराथायराइड, इनका अपना अलग कुछ काम होता होगा, लेकिन जो थायराइड है इसका काम है मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इन सब का काम करता है। सो विद द हेल्प ऑफ ये थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन बनाती है, और ऐसा वो आयोडीन की मदद से करती है, जिससे कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म या उपापचय संबंधी सभी अभिक्रियाएं ठीक ठाक तरीके से होती हैं। सो द थायराइड ग्लैंड makes thyroxine with the help of iodine. In absence of iodine it works abnormally and ultimately it results as a goiter or गलकंट या swollen neck, जिसको घेंगा रोग भी कहते हैं। तो thyroid gland with help of iodine makes thyroxine and helps in metabolism. मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, दैट इज ऑक्सीडोरिडक्टेज रिएक्शन, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हो रही हैं, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, व्हाटएवर इज अकरिंग, हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स चीज़ों को काटा जा रहा है, दैट इज कैटाबॉलिज्म, और सिंपल चीज़ों को फिर से सिंथेसाइज किया जा रहा है। जब तुम दाल वाली प्रोटीन खाते हो, प्लांट प्रोटीन, वही प्रोटीन तुम्हारी बॉडी में काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि दाल वाली प्रोटीन खा के तो प्लांट खड़ा रहता है, तुम्हें खड़ा रहना है, तुमको तो चलना फिरना है, तो चलने फिरने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ के किसमें बदलना पड़ेगा, बोलो। हाँ, आपसे ये सही कह रहे हैं, अमीनो एसिड बदलना पड़ेगा। 20 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसा कि हमने बताया था जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, और उन्हीं को रीसिंथेसाइज करना एनिमल प्रोटीन है। प्लांट प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड, माला तोड़ दो, मोती बना लो, और उस मोती से नई माला बनाओ। तो प्लांट प्रोटीन को तोड़ के तुमने उसकी छोटी छोटी यूनिट बनाई, जिनको अमीनो एसिड कहा गया, उन्हीं 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से तुमने फिर से एनिमल प्रोटीन बनाया। तो तोड़ने को तुम कैटाबॉलिज्म कहोगी या जोड़ने को एनाबॉलिज्म, दोनों सही। सो दैट इज it helps in metabolism, and catabolism and anabolism combinedly is known as metabolism। इसी को उपापचय संबंधी शारीरिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। Now it is known as metabolism। तो क्या क्या चीजें बताई इसमें, बोलो, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। यदि तुम्हें ऐसा बोलने में तकलीफ है तो तुम ऑक्सीडोरिडक्टेज संबंधी अभिक्रियाएं कह सकते हो। So it is also known as redox reaction which is occurring inside our body। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यही तो हो रहा है। तो इसे क्या बोला मैंने, बोलो कैटाबॉलिज्म, पहले काटा जाएगा और फिर एनाबॉलिज्म। नाउ हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म
of body in absence of iodine. ठीक है, thyroid gland does not work properly. And there is swollen neck. swollen है क्या? goiter. तो goiter हो जाता है, डिसीज अकरिंग. कभी कभी हाइपोथायराइड हो जाता है. लोग कहते हैं इनको थायराइड हो गया. कुछ नहीं होता है. हाइपोथायराइड यानी शरीर दुबला हो गया, और कई बार शरीर सूजन हो गई. ऐसे गड्ढा कर दो, वहाँ गड्ढा पड़ा रहेगा 10 मिनट. उंगली लगा दो किसी को, वहीं गड्ढा ही बना देगा. तो इसी को हाइपर थायराइड. तो सिर्फ किसी ने सस्ता नमक खा लिया कभी, उसकी वजह से जिंदगी भर झेल इसका थायराइड ग्लैंड ही खराब हो. सो देयर इज ए swollen neck disease. ठीक है, ऐसा हो जाता है. और तो सही नहीं होता है. जिंदगी भर लोग दवा खाते रहते हैं. मेरी सिस्टर भी खा रही है. कभी ऐसा हुआ होगा सस्ता नमक किसी ने होगा, आयोडीन नहीं मिला होगा बॉडी को, हो जाए. Now, name the respiratory pigment Tanish, where it is found. कहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. सरल क्वेश्चन बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए आते हैं, और उसमें भी तुम चुप रह जाते हो. ये बहुत कम आते हैं, रेयर है. बोलो चंद्रशेखर, बोलो. हम कहाँ से करेंगे, हमारे पास थोड़ी ना. हमारे पास होता हम पहले ही बता देते. दैट इज हीमोग्लोबिन. एक क्वेश्चन देखो. डिफ्यूजन is insufficient to meet the oxygen requirement in multicellular organism. So in multicellular organism, all cells are not in immediate contact with atmosphere. Moreover, diffusion is a very slow process. Hence, it is insufficient to meet the oxygen requirement of each cell of the body. There are the separate respiratory system incorporated in our body to supply oxygen to each cell, part and parcel of the body. So लिखो, in multicellular organism, जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं, उनकी हर कोशिका वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती, और विसरण एक ऐसी धीमी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर की हर कोशिका के ऑक्सीजन की पूर्ति असंभव है. इसलिए उनमें श्वसन संस्थान का निर्माण हो चुका है, जिसमें एल्वियोली उनके हर कोशिका को ऑक्सीजन का संचरण किया करते हैं. ठीक है. सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है बताइए? ईच सेल इज नॉट इन इमीडिएट कॉन्टेक्ट विद एनवायरनमेंट. अमीबा तो अकेला सेल घूमता फिरता है, पानी भी खा लेता है. पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, सबसे एंडोसाइटोसिस, पूरा मजा ले रहा है एनवायरनमेंट का. हम लोग ले पाएंगे? सो इन ऑल सेल्स आर नॉट इन immediate contact of environment. Now, moreover, diffusion is very slow process to fulfill. तुम सोचो, अगर तुम्हें सही बताना, तुम अंदर वाले सेल्स बोलो जरा अभी सर्व करो, यहाँ खाना रख दिया है, अभी तुमको यहाँ से निकलेगा, फिर अभी सर्व जाएगा, तुमको मिल जाएगा अभी थोड़ी देर, खाना रख दिया. यहाँ तो जानते हो 3 साल में सर्व मिलेगा, तब तक मर चुके हो. 8-10 मिनट में मर जाती सर. तो तुम ऐसा सोचो यहाँ रख दे खाना, यहाँ पानी रख दें, पी लेगा सर. डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन इज वेरी स्लो प्रोसेस टू फुलफिल the requirement of
O2 in body. So a separate respiratory system ही नहीं, अभी इन्होंने बता दिया हीमोग्लोबिन, किसने बताया था? आप ही ने बताया था। तो हीमोग्लोबिन इज आर्कोरेटेड, उतना ही नहीं, उसके अलावा भी काम किया गया नहीं। सो सेपरेट वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम is present in multicellular organism. अगला देखिए, नाउ चंद्रशेखर, फिफ्थ का आंसर दो। And it is present in? It is present in RBC. सही है। So respiratory pigment is देखो, पिगमेंट का मतलब है कलर पिगमेंट, जो कलरफुल हो। तो तुमको मालूम है कि यही जो है आरबीसी को कलरफुल कर रहा है, इसीलिए इसे पिगमेंट भी कहा गया। जैसे तुम इसमें अंदर अंदर डॉट देख रहे हो, वही हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन आखिर क्या है आरबीसी में? ये जो रेड कलर का तुम डॉट देख रहे हो ना, इसमें ये Fe है, और Fe चारों तरफ 60 कार्बन मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, यही तो हीमोग्लोबिन है। ये क्या चीज़ बताऊं? और इसी की वजह से इसका कलर रेड है। तो इसको सिर्फ रेस्पिरेटरी नहीं कहा गया, पिगमेंट, क्योंकि ये कलर भी है, तो इसलिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हीमो क्यों कहा गया? कल तुमको बताया था कि जैसे Fe2O3 और Fe3O4, क्या तुमको मयंक इस बात का ख्याल है कि दिव्या ने जहां इसको मैग्नेटाइट बोला था वहीं इसको हेमेटाइट बोला था, और चूंकि ये रेड ब्राउन कलर का है, उसी हीमो वर्ड से वहां हीमोग्लोबिन बन गया। भाई हीमो वर्ड है कि नहीं? इसका क्या नाम बताया था उन्होंने? हेमेटाइट। वो तो मेटलर्जी चैप्टर में हम आपको पढ़ा ही देंगे, लेकिन जिसको पता उसका लाभ उठाओ। और उन्होंने इसको क्या बोला बताइए? मैग्ने। तो वो हीमो वर्ड जो है आयरन के लिए आता है, और आयरन वो भी है। तो हीमो वर्ड ग्रीक का इसका एटिमोलॉजी है, मूल शब्द विन्यास कहाँ से आया है? ग्रीक से। तो चूंकि वहाँ आयरन है, इसीलिए उसका नाम हीमो, और चूंकि स्फेरिकल है तो ग्लोब्यूल है, तो ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पड़ गया। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी हमने बता दिया, चूंकि कलर है तो पिगमेंट है, और रेस्पिरेशन में काम में आता है। समझ में आ गई बात? तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? इज हीमोग्लोबिन फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स। अगला देखो, नाउ सिक्स्थ, अर्चिता, नेम द रिजर्व्ड फूड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में स्टार्च और एनिमल्स में ग्लाइकोजन। In plants, starch. In animals, काशी, ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में कहाँ पर रिजर्व है? बहुत कम कंट्रीब्यूट करती हो क्लास की एक्टिविटी में। दिशिता बताओ, कुछ छोटी चीज नहीं बता पा रही, तुम बता दो। हाँ बोलो। लीवर में, लीवर में वही लास्ट लाइन लिखी है कि नहीं, जो हम लोग हमारे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की सबसे लास्ट लाइन है, इट इज कंजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर। तो इट इज इन लीवर, ठीक है? ओके। 7, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अरविंद। सो सब में बताना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसमें किसमें है। ग्रास होपर, और यहाँ लिखना रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यहाँ एनिमल
या ऑर्गेनिज्म रिलेशन, सभी एनिमल की कैटेगरी में है। और इसमें क्या है बताइए, स्पाइरिकल। सेकंड देखो, कुछ लोग इस ग्रास ओपर इज इक्वल टू स्पाइरिकल लिख देते हैं, उनको इज इक्वल टू की बड़ी फेमस है, हर जगह इज इक्वल टू लगाती है, फेवरेट है उनका, उसका कोई मतलब नहीं है क्या। अब उसमें या तो अलग से टेबलेट करो कि मीनिंग क्या है, हर एक चीज को इज इक्वल टू करके नहीं लिख देना, तो मीनिंगफुल होना चाहिए जो तुम लिख रहे हो, नहीं कि किसी को इक्वेट नहीं करना। ग्रास ओपर का ये हो गया, अर्थवॉर्म का क्या हो गया, वॉर्म स्किन हो गया। और थर्ड क्या है, कॉकरोच में तुम स्पाइरिकल भी लिख सकते हो, ट्रैकिया, उसका दूसरा वर्ड क्या है, वो बॉडी से यहाँ छेद बने हुए हैं, उसी को क्या कहा गया, ट्रैकिया, 8 बार छेद है। तो कॉकरोच का ब्लड वाइट होता है, तो ट्रैकिया, इसी को विंड पाइप भी कहेंगे। अगला फ्रॉग, जब वो शुरू में डेड बोल है तब तक गिल है, एंड एडल्ट होने पर लंग्स। इन लार्वा एंड डेड पोल, फिर बड़ा होने के बाद उसके गिल्स नहीं बचते। गिल्स होते हैं, गिल्स फिर वो प्रिमिटिव रह जाते हैं, फिर वो लंग से करने लगता है। पानी शुरू में भी बचते। हाँ, वो एम्फीबियन है ना, पानी में भी रह सकता है और उसमें भी रह सकता है, लेकिन गिल्स होंगे। और गिल्स है नहीं, वो तुम जितने भी मेढक देखोगे पानी में इतना मुंह ऊपर करके सब तैरते हैं, गिल्स काम नहीं करते। जबरदस्त कोई भी मेढक जब पानी के अंदर थोड़ी ना रहेगा, और पानी में वो जाता ही क्यों है, सिर्फ मेटिंग करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, बाकी तो ज़मीन में घूमता रहेगा। एम्फीबियन, तुमको बताया ना, मछलियों में जब कंपटीशन हुआ तो भाग गया वहाँ कि हमने नहीं रहना है, तो लेकिन फिर भी वो प्रजनन के लिए वहाँ जाया करता था, रिप्रोडक्शन के लिए। तो जो दोनों जगह रहा उसको एम्फीबायोस कहा गया। एम्फीबायोस का क्या मतलब है, एम्फीबियन, दोनों, एम्फी यानी बोथ। फिर वहाँ से वो टहलता टहलता दूर निकल गया, फिर अब वो वहाँ जा भी नहीं सकता था, तो उसने अपने अंडों के ऊपर एक कैल्सिरस खोल बना लिया, अब वो रेप्टाइल कहलाने लगा। रेप्टाइल का मतलब जैसे ये लेजर्ड हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, डायनासोर्स हो गए, सरीसृप, चलने लग गया। अब फिर उसके बाद वहाँ कंपटीशन बना, तो उसने कहा ठीक है यहाँ भी नहीं रहेंगे, एविस उड़ गया आकाश, खाने पीने का कंपटीशन हुआ, ऐसे इवोल्यूशन हुआ, वो चैप्टर हटा दिया गया तुम्हारे मेडिटेरियन एवोल्यूशन, ये है अभी, तो इवोल्यूशन पार्ट उसमें से हटा दिया गया, तो वो उड़ गया, तब एविस हो गया पक्षी, बर्ड, और कुछ उसमें गुफा में रहने लगे, क्योंकि जब वो ऊपर उड़ जाता था तो उसके अंडे नीचे रेप्टाइल खा लिया करते थे। उसने कहा इनसे तो सर दर्द है, क्या करूँ, ये तो हम ऊपर उड़ जाते हैं, हम खाना ढूंढने की बच्चों को बचाएं। तो फिर उसने गुफा में रहना शुरू कर, उसने कहा पेठी में रखेंगे जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाएगा। अब खाए सांप, फिर हम मैमल्स बने, हम पक्षियों से ही तो बने, हमने सांप के लिए चांस ही छोड़ दिया कि हमारा अंडा खाए। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो फ्रॉग हो गया, फ्रॉग में क्या है, ये सब बताओ, एडल्ट में क्या है, लंग्स। अगला देखो, फिश में क्या है, और ह्यूमन में लंग्स हो गया। देखिए, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन CO2, N2 एंड वाटर। अभिषेक, H2O तो सॉइल से, H2 और N2 सॉइल से मिलता है। H2O ये फ्रॉम सॉइल, N2 भी सॉइल फ्रॉम। N2, ठीक है, N2 इज कन्वर्टेड। तो कुछ ऐसे राइजोबियम या नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया हैं जो रूट नोड्यूल्स, रूट में गांठें होती हैं, तो वो बैठ जाते हैं और वहाँ पर उस नाइट्रोजन को वो क्या करते हैं बताइए, तो इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास या राइजोबियम। ये सब लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, और वो उसको वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में बदल देते हैं, जिनको कि नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स कहते हैं। नाइट्रेट्स का फार्मूला क्या होता है, यही होता है नाइट्रेट। नाइट्राइट हाइट में कम होते हैं हमेशा, देख लो, अभी तुमको बताया था कि नहीं, ज़्यादा हो तो 8 लगा दो, और कम हो तो 8 लगा दो। ये सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, देख लो, PO3 3 माइनस फॉस्फाइट, फॉस्फेट। बस ज़्यादा नहीं सोचना, 8 8 सही है।
तो दे कन्वर्ट इस तरीके से जो N2 है, N2 की उनको क्यों जरूरत पड़ती होगी सुजैन? बोलो दिव्या बताओ। प्लांट से ही तो प्रोटीन बनता है, क्या प्लांट दालें नहीं देते कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाना है? CO2 प्लांट से दालें भी मिलती हैं, तेल भी मिलता है, सब चीज़ें मिलती हैं। तो प्लांट को तो सब तरीके के 19 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। कुछ एसेंशियल है, कुछ ट्रेस न्यूट्रिएंट्स है, कुछ माइक्रो है, कुछ मैक्रो है। 9th के चैप्टर में बुक में था कि नहीं, फूड रिसोर्सेज का लास्ट का चैप्टर, तो उसमें पढ़ा था हम लोगों ने KNPK न जाने क्या क्या था, है ना? तो बहुत सारे था। तो अब यहाँ पर क्या बताइए, N2 किससे पाते हैं? फ्रॉम सॉइल, वाटर में सॉल्युबल होगी। तो देखो इस चीज को कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक इनटू रूट नोड्यूल्स। उसे वो किसमें करेंगे? इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया को नाइट्रोसोमोनास और या फिर राइजोबियम कहते हैं। तो ये काम कर देते हैं इनटू रूट नोड्यूल्स ऑफ, रूट नोड्यूल्स किसमें बताओ? लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम जानते हो? पल्सेस, जो गांठेदार दालें होती है ना, उनकी जड़ों में रूट नोड्यूल्स होते हैं। और उन्हीं रूट नोड्यूल्स में क्या पाए जाते हैं? देखो इसमें रूट नोड्यूल तुमको दिखाया था जब लास्ट में दिखाया था कि कैसे छोटे छोटे गांठे हैं और उन्हीं में राइजोबियम। और देखो ध्यान से देखो, तो ये दालों की जड़, इन्हीं तक नाइट्रोसोमोनास बैठा हुआ, ठीक है? ये तूर दाल है, अरहर की दाल का जड़ बैठा हुआ है नोड्यूल्स। तो रूट नोड्यूल्स किसके? उन प्लांट्स में जो लेग्यूम्स रखते हैं, गांठेदार दालें, पल्सेस, उन्हें पाया जाता है कि नहीं? तो देखिए, सो इन लेग्यूमिनस प्लांट्स आगे किस फॉर्म में बोलो? इन फॉर्म ऑफ वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स ऑफ और इन्हीं को जाइलम के द्वारा, जाइलम सिर्फ पानी खींचता है कि मिनरल्स को भी ले सकता है? तो यहाँ से फिर वो ऊपर चला जाएगा भाई, वैक्यूम सक्शन, ट्रांसपिरेशन तो वहाँ होता है। दूसरी चीज क्या है कि CO2 फ्रॉम स्टोमेटल पोर। 9th देखो, नेम द कंपोनेंट ऑफ फूड विच इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन। अरविंद जाते जाते बता दो। सही है, अब जाओ, ठीक, इतना चलेगा। हाँ नमन, रिपीट करो। हाँ बोलो। सही है, सेलुलोज या रफेज। खाने में ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हजम ही नहीं होती है? अगर तुमको हफ्ते भर खीरा दे दिया जाए तो तुम्हारी क्या हालत होती? मरने के लिए 4 लोग चाहिए होंगे तुमको। तो इस तरीके से इट इज़ द रफेज और सेलुलोज विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड। वो सिर्फ हमारे एलिमेंट्री कैनाल को साफ करने के लिए है। जब सलाद कहते हैं सलाद खाओ पहले, तो तुमको आधे घंटे सलाद दे दिया था रेस्टोरेंट में कि पहले साफ सफाई हो जाए तो फिर खाना खाना। तो दैट इज द रफेज और सेलुलोज। ओके, इट इज यूज। ये करेक्ट बता दीजिए। अब इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज बताई, हम लोग लिखें रफेज या सेलुलोज। हम लोगों की एलिमेंट कैनाल जो है 10.9 मीटर, 9.6 है कितनी? 9.6, तो बहुत छोटी है। हम लोग अगर ये खाएंगे तो हजम नहीं होगा, लेकिन निश्चित रहिए अगर गाय जो है आपके घर आके आपके घर में धोती या साड़ी खा जाती है तो उसी सेलुलोज को पचा के दिन भर दौड़ेगी और शाम को उसी धोती का दूध दे देगी। सर आपने 9th में 10th का आंसर दिया। अभी हम ठीक कर देंगे। समझ लो,
कागज खा ले तुम्हारे घर में खरगोश चल, क्योंकि उनकी 50 मीटर लंबी एलिमेंट्री कैनाल है। वो घास खाएंगे, घास पूरी सेलुलोज है, हम घास खाएंगे मर जाएंगे, समझ में आया कि नहीं। वही रोटी शेर को दे दो वो भी मर जाएगा, उसकी तो 6 मीटर है, उसको तो प्रोटीन ही चाहिए। जो मांसाहारी हैं, जो कार्निवोर हैं, उनकी और छोटी है, उनको तुम सोचो पालक और पनीर तो खा लेंगे, प्रोटीन जो दोगे तो खा लेंगे, और लेकिन तुम सोचो इनको कार्बोहाइड्रेट पे जिंदा रखने तो ना रख पाओगे। तो उनकी 6 की, हमारी 9.6 की, और रैबिट की 50 की। वो कागज भी खाएगा, धोती भी खाएगा और मज़े से जिएगा, कुछ नहीं होगा। सबसे लास्ट तक तो रैबिट ही जिएगा, यही कुतर के जाएगा कुर्सियाँ और जिएगा, सब सेलुलोज की। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से रफेज, हमारी बॉडी रफेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। अगला देखिए, ये क्वेश्चन में कुछ हम लोगों ने कौन सा कर दिया, ब्लड, अरविंद सही बता रहे थे। नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड। वो कौन सा है जो डाइजेस्ट, हाँ बोलो अरविंद। ये सही कह रहे हैं कि प्लाज्मा, क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी में करता है, नहीं सही बताया इन्होंने कि कौन करता है। 4 कंपोनेंट है प्लाज्मा में ही, तो घुल के सारी चीज़ें हैं, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, सारी चीज़ें चलती हैं और वो पहुंच जाती हैं। दैट इज प्लाज्मा। और सेकंड क्या है जो ऑक्सीजन को करता है, आरबीसी, हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा का लिखना चाहो, हीमो। टेंथ देखो, नेम द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेंथ हो गया। 11 वाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज मच फास्टर। तो जो पानी में रहने वाले मछलियाँ ये सब बहुत जल्दी जल्दी सांस लेती हैं, हम लोग धीरे धीरे लेते हैं। इवन 15 to 18 ब्रीदिंग रेट है पर मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है सांस करें। तो ये क्यों ऐसा है, और एक्वेटिक वाले तो 40, 50 रहते हैं। Yet solubility of oxygen in water is quite low. It is 0.0002%. बहुत थोड़ी सी, जबकि यहाँ तो 21% है। So on that delicate percentage of oxygen, they have to rely. उन्हीं पर उन्हें भरोसा करना पड़ता है, depend. That's why they have to do. Though their breathing rate is faster. तो क्या अरविंद उनका ब्रीदिंग रेट और रेस्पिरेशन रेट जो भी है फिश उनका वो फास्टर है? बताते ही नहीं है सब में, हाँ नहीं, सिंपली प्लेनली आंसर देते हैं। ब्रीदिंग रेट फास्ट है, रेस्पिरेशन। चलो थोड़े दिन उसके साथ बैठ जाओ, तुम भी पास हो जाओगे। उसके साथ 4-5 दिन बैठो, ठीक है। ब्रीदिंग रेट फास्टर है, लेकिन रेस्पिरेशन रेट, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो रेस्पिरेट क्या करेंगे? खाने को तोड़ना रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन का काम है माइटोकॉन्ड्रिया का, ऑक्सीजन ना दो तो तोड़ लेगा खाने को। तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर इज क्वाइट लेस, और थोड़ी होती है। बात ना करो। सो aquatic animals have to breathe faster. Have to breathe faster. फास्टर ब्रीथ करना पड़ता है, ठीक है, टू फुलफिल O2 requirement of body. However, the availability of O2 in terrain, ये हम लोग कहाँ रह रहे हैं बोलो? हम लोग टेरेन में रह रहे हैं। However, 21% O2 is available in terrain. So, terrestrial organism manage to breathe slower and get full oxygen. So, %25 कर दी थी उसने, नर्स ने, ऑक्सीजन। वो वॉल्व होता है हॉस्पिटल में,
उसको जेल हो गई 10 साल की। क्यों हो गई थी जेल? हमें क्या, आप बताओ, आपसे पूछा था आप नर्स ने की, आप बताओ। उसने क्या की ना 20, ये सही कही, बोले ज़्यादा ऑक्सीजन चली गई, उसकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया ने इतनी ज़्यादा वो बनाई एनर्जी कि पूरा शरीर लाल हो गया। जेल हो गई उसका पूरा। अगर कुछ नहीं, तुमको 100% ऑक्सीजन दे दी जाए यहाँ आसपास में, यहीं खड़े खड़े जल जाओ। पूरी बॉडी इतनी एनर्जी बन जाए, अचानक नहीं बढ़ाई जा सकती। यही 21% जो ऑक्सीजन है अमेजन के जंगलों में 23% है। जो सेंटीपीड्स यहाँ छोटे छोटे रखे हैं, लिलीपीड्स, वहाँ लिली घोड़ी इतनी बड़ी बड़ी है। वहाँ पर जो अनाकोंडा है, हर चीज़ बड़ी है। और वही 22% है अफ्रीका के जो भी जंगल है, सहारा मरुस्थल है, वहाँ के हाथी यहाँ के हाथी से 6 गुना बड़े। मैमथ सिर्फ 1% ऑक्सीजन, लेकिन अचानक नहीं बढ़ाई जा सकती। वहाँ पर एक हैबिट होनी चाहिए, बॉडी उस तरीके से कस्टम हो जाए। तो वही अभी मैदानगढ़ चले जाओ, जो जोधाबाई का घाघरा है, उसमें हम जैसे लोग पूरे इतने घाघरे में आज इतना बड़ा घाघरा, नहीं बड़े बड़े लोग होते हैं। राणा प्रताप जो हैं उनका 96 किलो का पूरा आयरन का वो उठा पाओ, यहाँ तो 10, 12, 20 किलो की बाल्टी नहीं उठती। तो समझो उस समय जो 3% ज़्यादा ऑक्सीजन थी, कुछ नहीं महाराणा प्रताप के समय, तो अब ऑक्सीजन का लेवल घटता जा रहा है। तब कितने बड़े बड़े लोग होते हैं, और कहा जा रहा है आगे चलकर ये ऑक्सीजन परसेंट 19 होने वाली, तो कितने छोटे छोटे हमारे बच्चे होंगे। हम 6 बच्चे लेके गोदों में चलेंगे। वो धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे होंगे, औने पौने पौने नहीं ना। अब आगे देखो, वाई वेंट्रिकल्स आर थिकर वॉल्स, ताशी बोलो। ऑरिकल और वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल थिकर क्यों होता है? कंट्रीब्यूट करो क्लास के डिस्कशन में, हर चीज में। तो प्लीज आस्क टू 10th स्टूडेंट्स। हाँ बोलो। Sir, because ventricle have to transport blood to various parts. ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारा हार्ट है, और हार्ट में ये जो वेंट्रिकल है, ये ऑरिकल है ऊपर, और नीचे चलने पे ये बड़ा हो जाता है। तो क्यों बड़ा हो जा रहा है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ये ब्लड यहाँ से निकल जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ से ये ब्लड निकल जाएगा। तो ये ऐसे और ये ऐसे। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक चीज आएगी, ये वीना कावा आ जाएगी, सही है। तो अब ये वेंट्रिकल की इतनी मोटी मोटी क्यों है बताइए? बिकॉज दे हैव टू पंप ब्लड टू बॉडी। ये ऑरिकल्स हैं, और ये क्या है? वेंट्रिकल्स। अच्छा, ये वेन है जो यहाँ मेन वेन है, और ये एट्रियम है या आर्टरी, चलो आर्टरी लिख लो। तो ये बोला जा रहा है ये क्यों मोटी है, दूसरी चीज पूछी जा रही है अगले क्वेश्चन में। और ये पतली क्यों है, ये पूछा जा रहा है ये क्यों मोटा है। वेंट्रिकल ऑरिकल से ज्यादा मोटा क्यों वॉल है, और इसकी क्यों ज्यादा है? दैट इज वेंट्रिकल्स आर मोर मस्कुलर, उसमें ज्यादा कार्डियक मसल्स हैं। देन ये ऑरिकल है, ये क्या है? वेंट्रिकल। सो देन ऑरिकल एस, ऑरिकल ओनली कलेक्ट्स ब्लड। Atrium दोनों नाम है इसमें, एट्रियम और ऑरिकल दोनों नाम लिख लो, बता नहीं था क्या? सही है। सो एज ऑरिकल ओनली कलेक्ट्स ब्लड, while ventricle supplies blood to body under pressure. Similarly,
जो आर्टरीज हैं धमनी, तो आर्टरीज आर हैविंग थिकर वॉल as they supply blood to body, as these supply blood to body, while जो veins हैं collects blood from body which is not under pressure. ये तो अंडर प्रेशर करेंगे तो इसलिए इतनी करूँ. अब कुछ क्वेश्चंस आपको लाइट के दिए जा रहे हैं. जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं. तो मैं लिखता जाता हूँ, आप हमारे साथ साथ करते जाइए. ये सब आपको साइंस के टेस्ट के बारे में मिला है. साइंस का टेस्ट कब है? ठीक है. नो थोड़ा बहुत लिख दो 2 लाइन में.
नहीं करो, बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये सवाल में क्वेश्चन है। थर्ड में रीजन भी लिखना है। क्या थर्ड में रीजन भी लिखना है। थर्ड में कोई रीजन नहीं, बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। चलो बात नहीं करो, बात करके कैसे करोगे? तब तुम्हारा वाला बगल वाला देख लेगा। अगर खुद फर्स्ट आओ तो हर्ष होता है, बगल वाला फर्स्ट आए तो अमर्ष होता है। नेवर्स एनवे ओनर्स प्राइड, ओनिडा का मूल मंत्र। पड़ोसियों की जलन और रखने वाले का प्राइड है क्या नहीं? ओनिडा का देखा हुआ।
सही है। ये सब 12 बोर्ड क्वेश्चंस जो आए हैं, हर साल 2-2 क्वेश्चन आए हैं। आप बताइए, नई गाड़ी किसी ने खरीदी, आपके यहाँ हाल फिलहाल में सूची खरीदी है, अब उसके उससे क्या वही चीज़ वही आंसर बता रहा है। सर यहाँ पे ये कागज ये किसमें बदला है? मीटर बदल गया। तुम्हारी कौन बाइक में आती है? वो कर लेंगे तो बना पाओगे। रेस्टिंग नहीं हो बनता है।